अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज़। मैं हूं मोहम्मद मालिक। 3-4 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स आज के हम डिस्कस करेंगे। एक तो पिछला जब आप एक हफ्ते से हम देख रहे हैं जो केस चल रहा है डबल बेंच इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसमें बड़े मिक्स सिग्नल्स आ रहे हैं। जब आप कमेंट्स सुनते हैं, ऑब्जर्वेशंस देखते हैं, तो बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल हलकों में, लीगल हलकों में ये बात शुरू हो गई है कि हो सकता है रिव्यू जो इनकी पिटिशन है नवाज शरीफ साहब की, मरियम बीबी की और उनके दामाद की, कैप्टन सफदर की, ये हो सकता है एंटरटेन हो जाए। और अगर एंटरटेन होती है और उनको वहाँ से रिलीफ मिलता है तो फिर उसका पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे क्या असर होगा, क्योंकि अगर यहाँ से रिलीफ मिलता भी है तो 2 और कुल्हाड़े बिल्कुल तैयार हैं, अल अजीज़िया वाला और दूसरा आपका जो है हिल मेटल रेफरेंस, ये दोनों भी हैं। क्या ये पॉलिटिक्स में क्या इसका फ़र्क पड़ेगा, क्या नहीं होगा, ये एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, वी विल डिस्कस टुडे। फिर इसहाक डार साहब, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। इसहाक डार साहब जो हैं, उनका पासपोर्ट कैंसिल हो गया है, उनका जो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है उनका, उनकी अहलिया का, वो कैंसिल हो गए हैं। टेक्निकली ये स्टेटलेस मैन है, लंदन में किस तरह फिर रहे हैं आराम से, क्या लीगल स्टेटस है और क्या इसके ऊपर आगे किया जा रहा है कि अ मैन विदाउट अ पासपोर्ट वो कैसे आराम से लंदन में बैठा है, क्योंकि अभी तक उन्होंने पॉलिटिकल असाइलम नहीं किया। इस पर हम लंदन से हमारे एक बड़े एमिनेंट लॉयर हैं, उनसे भी बात करेंगे। तीसरा, इमरान खान साहब ने, प्राइम मिनिस्टर ने अभी 2 दिन पहले ब्यूरोक्रेसी से बात करते हुए, अफसरशाही से 2-4 अच्छी बातें की और उन्होंने बेसिकली ये कहा कि आप अपनी जगह खड़े रहें, अगर आप सही काम करेंगे तो मैं आपके साथ हूँ। ये अफसरशाही, नौकरशाही का जिन है क्या? हमारे ब्यूरोक्रेसी क्या पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है या पार्ट ऑफ सोल्यूशन है? इस पर हम बात करेंगे, क्योंकि ये जितनी बड़ी, आज तक तकरीबन 38 रिपोर्ट्स बन चुकी हुई हैं ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म्स के ऊपर 70 सालों के अंदर, लेकिन जो नतीजा हम सबके सामने है। सो इस पर बात करेंगे, आज पार्ट ऑफ द इशू, पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। और दूसरा, भी पिछले दिनों आपने वायरल वीडियो देखा था लंदन में, जो हमारे हाई कमिश्नर थे जो बदनामी का बायस बने, लेकिन उससे भी ज़्यादा बदनामी का बायस हमारे जो एम्बेसडर अमेरिका में हैं, अली जहांगीर सिद्दीकी साहब। अ मैन वांटेड बाय नैब, अ मैन समन्ड बाय नैब, अ मैन रिफ्यूजिंग टू पे बिफोर नैब। उनको नैब बुलाती है, वो आते नहीं हैं। और जब ये अपॉइंट किए गए थे तो आज ही के जो से हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, इन्होंने, शाह महमूद कुरैशी साहब ने, इन्होंने बड़ा क्रिटिसाइज़ किया था इनकी अपॉइंटमेंट को अपने ट्वीट्स में भी और बयानात में भी। वो अचानक इनके सबसे ज़्यादा लाडले कैसे हो गए, हो क्या रहा है? और साथ ही हम बात भी करेंगे अनिल मुशर्रफ साहब पे भी, बड़े उनके अच्छे क्रेडेंशियल्स नज़र आ रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं ख़तरा तो नहीं है कि पाकिस्तान के नए मलिक रियाज तो नहीं बन रहे? इस पर भी हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं आमिर मतीन साहब। आमिर, थैंक यू। काशिफ अब्बासी साहब, थैंक यू फॉर बीइंग ऑन द शो। नसीम सदीकी हमारे दोस्त हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, ब्यूरो चीफ अब तक के, पहले आप प्रोग्राम में नहीं आए, वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू। मैं ज़रा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई आज, मैं उस पर ज़रा पहले आपकी पॉइंट आउट कर दूँ। यही जो चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में केस, आज नैब ने एक अपील फाइल की है सुप्रीम कोर्ट में, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट अपील। और अगर मैं नाज़रीन आपको उससे केसेस 2-3 चीज़ें का सीक्वेंस क्लियर कर दूँ, आपको समझ आ जाए क्यों इंपॉर्टेंट है। डबल बेंच के पास एक डेट फिक्स हुई थी 20/8/2018 को, जिसके अंदर उन्होंने फैसला किया था कि हम 9/10/2018 को, यानी कि अक्टूबर के अंदर की 9 तारीख को हम ये अपील सुनेंगे जो नवाज शरीफ साहब ने अपील की थी कि जी हमारा सेंटेंस जो है सस्पेंड कर दें, मुअत्तल कर दें हमारी सज़ा और फिर करें। लेकिन जब केस चला 9 अगस्त को, तो उसमें डबल बेंच ने, हाई कोर्ट ने, उन्होंने एक और उसी दिन नवाज शरीफ वगैरह के वकला ने एक और पिटिशन मूव की, जिसमें उन्होंने कहा कि जी आप हमें जो सा है ना, हमारी ये मेन अपील्स ना सुने, आप हमारी पहले सस्पेंशन ऑफ वर्डिक्ट की अपील सुन ले। हालांकि जो ऑर्डर, ओरिजिनल ऑर्डर था डबल बेंच का, उन्होंने ये कहा था कि हम 9/10 को मेन अपील सुनेंगे, बजाय इससे कि इन्होंने बेंच जो है ये स्टेट को बुलाता, नैब को बुलाता, नैब डबल बेंच ने अपना फैसला उसी पिटिशन के ऊपर रिवाइज कर दिया और उन्होंने कहा कि ठीक है, अब हमने अपना अर्लियर ऑर्डर चेंज कर दिया है, अब हम सस्पेंशन रिट पिटिशन सुनेंगे और मेन अपील बाद में आएगी। नैब ने आज उसके खिलाफ अपील किया सुप्रीम कोर्ट में कि जी डबल बेंच ने जिस लीगल बुनियादों पे, मैं आपको उसे बोर नहीं करना चाहते, क्या है डिफरेंट सेक्शंस हैं, कि इन्होंने अपना फैसला खुद ही किया हुआ कि हम मेन अपील सुनेंगे, हम सस्पेंशन नहीं सुनेंगे, खुद ही आर्बिट्रेरली एक सिविल मिसलेनियस पिटिशन के ऊपर कैसे कर दिया। तो अब एक्सपर्ट्स का ख्याल ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट भी मंडे में शायद लग जाएगा
और सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला देगी कि ये डबल बेंच इसको सुन सकता है, इस तरह के नहीं सुन सकता। इंटरेस्टिंग चीज़ है। लेकिन अभी हम उधर आ रहे हैं काशिफ, अगर ये इस पे इनकी अपील, मेन अपील भी लेट से फैसला हो जाता है और इनके हक में होता है, पॉलिटिकली क्या होगा? जो अपोजिशन मुझे इस वक्त लीडरलेस नजर आ रही है, बिकॉज लीडरशिप अपोजिशन की है नहीं। आप देखिए शहबाज साहब तो लीडर तो बनने में बिल्कुल ही नाकाम हो गए। मुझे सबसे बड़ा ये लगता है कि अपोजिशन मियाँ साहब और मरियम, मुझे मरियम का बड़ा एक्टिव रोल नजर आता है, मरियम नवाज शरीफ साहबा का। आई थिंक अपोजिशन बहुत ज़्यादा इकट्ठी भी हो और जाएगी। इसमें एक फ़ायदा है, अगर इस केस में से ये निकल जाते हैं फॉर एग्जांपल, और दूसरे दो केसेस में अजीजिया में और हिल मेटल में अगर सज़ा होती भी है तो मरियम उसमें नहीं है। सो इफ दिस केस गोज, मरियम स्टेज आउट। सो मुझे लगता है कि मुस्लिम लीग नून के लिए विन विन सिचुएशन है। और अपोजिशन जो इस वक्त अपोजिशन शहबाज साहब के साथ कुछ वर्किंग रिलेशनशिप बन नहीं रही, मुझे लगता है कि अपोजिशन को बहुत और आपका ख्याल है फिर मरियम अगर इसमें, तो मरियम रिप्लेस कर देंगी शहबाज शरीफ को? मरियम मेरा ख्याल है नवाज शरीफ साहब को भी रिप्लेस कर देंगे। मुझे लगता है इन अनकरीब ज़्यादा, मुझे मियाँ साहब ज़्यादा एक्टिव पॉलिटिक्स में नजर नहीं आ रहा है। मैंने जो उनकी हालत भी देखी है, थोड़े कमजोर भी हैं। आई डोंट थिंक इज रियली इंटरेस्टेड। करेंगे, फिर ये ट्रेजेडी भी है, सब कुछ ट्रेजेडी भी है, सेहत भी है। वो मेरा ख्याल है वो फादरली फिगर जरूर रहेंगे पार्टी के। मुस्लिम लीग नून है, सदर मियाँ साहब रहेंगे। मुझे लगता है एक्टिवली मरियम नवाज शरीफ साहिबा पार्टी हेड करेंगी और इसमें अब किसी को एतराज़ भी नहीं होगा कि सारी मुस्लिम लीग नून इस वक्त मॉडल टाउन या शहबाज साहब की बजाय अडयाला की तरफ देख रही है लीडरशिप के लिए। डू यू एग्री आमिर? पहली तो ये है कि ये केस के ऊपर अभी सब जुडिस भी है और वो अगर ये जिस तरह मफरूज़ा जो आप बयान कर रहे हैं कि ये छूट जाते हैं, तो डिपेंड करता है कि वो बाकी केसेस तो भी चल रहे हैं, लीगल प्रॉब्लम्स इसकी ख़त्म नहीं होती। येस, पॉलिटिकली अगर इनको ये सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस होता है जिस पर बड़े सवाल होंगे, क्योंकि बड़े कम केसेस होते हैं 10 साल में और 7 साल की जो सज़ा होती है वह सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस होता है। उसकी अपनी एक उस पर क्रिटिसिज्म तो आएगा, मगर अगर ये आ जाता है तो एक रिलीफ तो इनको आता है। मगर फिर भी ये नहीं है कि एकदम से मरियम बीबी, मैं थोड़ी सी इनसे इख्तलाफ करता हूँ कि नवाज शरीफ साहब तो ख़त्म हो गया ना, वो पीछे से फादर फिगर रहेंगे, जो भी एक रहेंगे उनका नाअहलियत तो फाइनल है, वो तो ख़त्म हो गया। मरियम बीबी के आने से ये नहीं कि सिंपली वो आएंगी तो वो छा जाएंगी, ऐसा नहीं है। ऑलरेडी यहाँ पे पहले ही शहबाज शरीफ साहब की वजह से नहीं, वैसे ही पीपल्स पार्टी को इतनी इंटरेस्टेड नहीं है इनके साथ मिलकर चलने में, एक रखने और दराड़े पोजीशन के दरमियान में है। दूसरा, शहबाज शरीफ अभी इलेक्ट होकर वहाँ आ गए हैं, अभी ये भी नहीं है कि उनको भी एग्ज़ाम से ऑफकोर्स चल मरियम बीबी की रही है, वहाँ से बैठ के नवाज शरीफ की ही टीम कर रही है, मगर ये नवाज शरीफ का खुद एक्टिवली आना और मरियम बीबी का आना ये इतना पुश ओवर भी नहीं है। मेरा सेकंड क्वेश्चन था कि शहबाज साहब भी तभी लोग दरार पड़ जाएगी ना खानदान में भी, भाइयों में भी, आज तक नहीं आई। बैठे हुए ना जब तक नवाज शरीफ खुद ड्राइविंग सीट में है। अगर नवाज शरीफ हट जाते हैं तो फिर शहबाज शरीफ भी तो मोर एग्रेसिवली आएगा आगे, बंदा वो क्यों बैठा रहेगा? अगर उन्होंने एग्रेसिवली आना होता अब तक आ चुके होते। देखिए अभी भी कितने मौके मिले जब शहबाज साहब को फैसला करना चाहिए था। हम कितने प्रोग्राम्स में यहाँ बैठ के, दूसरे प्रोग्राम्स में, कि फैसले का वक्त है शहबाज साहब, उन्होंने फैसला नहीं किया। एक लीडरशिप में देखिए, लीडरशिप है क्या, उसमें वक्त पर सही फैसला करना, ये लीडर का काम। अब मुझे तो नहीं लगता, आमिर साहब आप कुछ कहने लगे मेरे ख्याल में, कि मुझे नहीं लगता शहबाज साहब, ये नजर आ गया है मुस्लिम लीग नून के लोग जो हैं वो शहबाज शरीफ की नहीं सुनते। हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं बैरिस्टर सिबगतुल्लाह कादरी, ये इमिग्रेशन लॉयर भी हैं, जो वेरी सीनियर लॉयर क्वींस काउंसिल भी हैं। मैं डॉक्टर साहब वाली बात कर लूँ। अस्सलाम वालेकुम बैरिस्टर साहब। क्या साहब ये बताएं कि लीगल स्टेटस क्या है? पासपोर्ट कैंसल्ड है उनका, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट तो खैर विड्रॉ हो गया है मियाँ बीबी का, उनके अपने पासपोर्ट्स कैंसल्ड हैं। नॉर्मल हालात में क्या होता है? डॉक्टर साहब ने ना असाइलम मांगा हुआ है तो आराम से कैसे रह रहे हैं, कैसे फिर रहे हैं? हाउ इज इट वर्किंग? पहली बात तो ये मैं कहूँगा कि ये हुकूमत पाकिस्तान ने बड़ा गलत काम किया है। पासपोर्ट कैंसिल करके उन्हें चाहिए था, और अभी भी चाहिए ये, कि वो ऐलान करें कि उन्हें पाकिस्तानी पासपोर्ट वन वे मिल सकता है पाकिस्तान आने का। वरना डार साहब की पोजीशन स्ट्रांग होती है, वो कहेंगे मैं स्टेटलेस हो गया, और ब्रिटेन स्टेटलेस को रिपोर्ट नहीं करता। अगर कोई स्टेटलेस है तो रिपोर्ट नहीं करता, क्योंकि वो स्टेट ही नहीं है उसके पास, कहाँ रिपोर्ट करेगा? ठीक है। तो हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए वो ऐलान करें कि वो स्टेटलेस नहीं है, हम उन्हें पासपोर्ट देंगे, लेकिन वन साइडेड पासपोर्ट देंगे ताकि वो पाकिस्तान आ सके। फिर वो नहीं कह सकते मेरे पास कोई पासपोर्ट नहीं।
एक से ये कासिम अब्बासी साहब भी कुछ पूछना चाह रहे हैं। सर आपको याद होगा अल्ताफ हुसैन साहब के लिए इंतजामात किए गए थे पासपोर्ट लंदन में बनाने के, आपको उन्हें पहले ये था कि एम्बेसी स्टाफ उनके घर जाएगा, क्या ऐसी सहूलत मिल सकती है उनको कि आप वो एम्बेसी आके अपना पासपोर्ट बनवा लें? बिल्कुल बनना एम्बेसी जो उन्हें ऑफर कर सकती है जाके, हम जिस तरह अल्ताफ हुसैन का हुआ था, लेकिन पब्लिकली होम ऑफिस को पता चलना चाहिए कि उसका उनकी नेशनलिटी कैंसिल नहीं हुई है, उनको पासपोर्ट मिलेगा अगर वो पाकिस्तान आना चाहें। क्यों अभी उन्होंने कहा था जब मोहतरमा कुलसूम नवाज का मतला था मेरे पास पासपोर्ट नहीं मैं कैसे जाऊं, उन्हें जाने की इजाजत होनी चाहिए, स्टेटलेस नहीं है, ये क्लियर करना चाहिए होम ऑफिस। ट्रैवल डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। अच्छा एक सेकंड, मेरे साथ लाइन पे मौजूद है बैरिस्टर शहजाद भी जो से स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर हैं और ये फॉरेन रिकवरी एसेट्स को हेड कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम शहजाद। जी वालेकुम सलाम। आपने बात सुनी है कादरी साहब की, वो कह रहे हैं कि यू गाइस हैव मक्ड अप, आप लोगों ने तो कैंसिल करके उनको और मजबूत कर दिया है, वो स्टेटलेस हो गए हैं, ब्रिटेन उनको करेगा नहीं, तो क्या कर रहे हैं इस पे आप? देखिए पासपोर्ट की कैंसिलेशन जो है किसी को स्टेटलेस नहीं करता। स्ट्रिपिंग ऑफ सिटीजनशिप का एक अलग प्रोसीजर है, वो पाकिस्तान के शायरी जरूर हैं, उनके पास ट्रैवल डॉक्यूमेंट नहीं है, जो हमारे कानून के मुताबिक तो इसका यही मतलब है, और ये बेसिकली उनको लोकलाइज करने का पहला प्रोसीजर है। इसके बाद उनकी जो एक्सट्रैडिशन रिक्वेस्ट है वो भी इन प्रोसेस है। आपको पता होगा हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का भी इसके ऊपर हुक्म है अलग से कि उन्हें पाकिस्तान वापस लाया जाए, उसको भी परसू किया जा रहा है। और इसके साथ साथ नैब की जो रिक्वेस्ट है, जो उनके एग्जिस्टिंग केसेस हैं अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के अदालत के सामने, उसमें भी वो रिक्वेस्ट है और वो रिक्वेस्ट यहाँ से प्रोसेस हो चुकी है। अच्छा कादरी साहब, आपने बैरिस्टर शहजाद को सुना, वो उन्होंने पॉइंट ठीक कह रहे हैं, वो कह रहे हैं हमने ट्रेवल डॉक्यूमेंट रोका है, हमने उसको सिटीजनशिप तो स्ट्रिप नहीं की, तो स्टेटलेस कैसे हो गया? साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन ये मसले यहाँ पैदा हो चुके हैं कि ये एविडेंस है कि उन्हें मुल्क के आने के ट्रेवल करने की इजाजत नहीं है, इसलिए क्लियर करना चाहिए। क्यों इंडियन मैंने केस की, इंडिया ये करता है हमेशा, वो इंडिया बुलाता है मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस, बहुत से केसेस में वो कैंसिल करते हैं पासपोर्ट और कहते हैं कि हम पासपोर्ट देंगे, होम ऑफिस को बताते हैं कि हमने नेशनलिटी कैंसिल नहीं की है, ये जब चाहे आ सकते हैं, लेकिन पासपोर्ट सिर्फ पाकिस्तान आने का मिलेगा। तो हुकूमत पाकिस्तान को क्लियर करना चाहिए। अच्छा जी जी बात कीजिए। जी दूसरी बात यह है कि एक्स्ट्राडिशन की जरूरत नहीं। पहली चीज तो ये है कि होम ऑफिस को चाहिए, गवर्नमेंट पाकिस्तान ने लिखे कि भाई होम सेक्रेटरी के पास, वजीर दाखिला के पास पावर है कि अगर कोई शख्स की प्रेजेंस इस मुल्क में कंड्यूसिव नहीं है कंट्री के लिए, मुफाद आमा के लिए नहीं है, क्योंकि उसको ही इज वांटेड इन पाकिस्तान, और वो बरतानिया जो है वो रिफ्यूज नहीं बनना चाहिए एब्सकॉन्डर्स के लिए, तो उन्हें डिपोर्टेशन की पावर है, डिपोर्ट करना चाहिए। अच्छा वेरी क्विकली ये बताएं कि आप तो क्योंकि इमिग्रेशन लॉयर हैं इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, डार साहब के पास कोई ग्राउंड्स हैं पॉलिटिकल असाइलम लेने के? नहीं, मेरे ख्याल कोई ग्राउंड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट, पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट, जिसे बरतानिया का सुप्रीम कोर्ट कभी भी नहीं कहेगा कि वो जस्टिस नहीं देगा आज के हालात में। पॉलिटिकल ग्राउंड वो सिर्फ दे सकते हैं कि जी इंतकामी कार्रवाई है, मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा। ये हो सकता था मुशर्रफ के जमाने में, ज़िया के जमाने में, यहाँ की कोर्ट कहते कि जब ठीक है पाकिस्तानी अदालत इंसाफ नहीं देती, लेकिन यहाँ की कोई अदालत कहेगी कि इंसाफ नहीं मिलेगा, तो उन्हें और कोई ग्राउंड नहीं है। काजी साहब थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस टाइम। बैरिस्टर शहजाद लास्ट थिंग, क्या लेटेस्ट क्या हो रहा है डार साहब के वापस आने पे, क्या किया आप लोगों ने? देखिए जी, दोनों चीजें जो हैं वो इस वक्त अंडर प्रोसेस हैं, एक्सट्रेडिशन भी है और इसके साथ साथ उनकी जो वहाँ से डिपोर्टेशन भी है। लेकिन डिपोर्टेशन के मामले में हम नहीं समझते कि बरतानिया से उस तरह सा तावन हो सकता है। ये वाला तरीक़ाकार दुबई के साथ तो हमारा काफ़ी करामत था जहाँ पे पासपोर्ट कैंसिलेशन के ऊपर, लेकिन ये दोनों चीज़ें अंडर डिस्कशन हैं। लेकिन एक्सट्रेडिशन की जो है वो बहुत लंबा प्रोसेस नहीं है। हमने एक्सट्रेडिशन की रिक्वेस्ट भी फॉरवर्ड की हुई है बरतानवी हुकाम को, और इसके साथ साथ जो उनकी डिपोर्टेशन है वो तो पासपोर्ट कैंसिलेशन पे। और जो बात कादरी साहब कह रहे थे कि अगर वो उनको डिपोर्ट कर देते हैं, तो चाहे वो डिपोर्ट करते हैं या एक्स्ट्राडाइट करते हैं, दोनों सूरतों में उनका एक टेम्परेरी पासपोर्ट बनता होता है प्रोसीजरली, तब भी वो वापस आते हैं। लास्ट क्वेश्चन, जो आपने डेडलाइन दी थी मेरे प्रोग्राम में कपल ऑफ वीक्स बैक कि हम 3 से 4 महीनों में ले आएंगे, आर यू स्टिल होपफुल के ले आएंगे? जी जी बिल्कुल, आई एम वेरी होपफुल। और इसमें हमारा नेक्स्ट वीक भी कुछ मजीद बरतानवी हुकाम से राब्ते हो रहे हैं, जिसमें ये भी एक इशू है जो अंडर डिस्कशन है। तो आई एम होपफुल, आई एम स्टिल वेरी होपफुल, 3 से 4 महीने में इंशाल्लाह। चले, विश यू द बेस्ट, थैंक यू सो मच। अगर आगे ये डार साहब, तो फिर तो वो
बहुत ही कट्टे खुल जाएंगे। नहीं, वो मैं यही जो पहले बात हो रही थी कि प्रॉब्लम्स उनकी ख़त्म नहीं होती हैं। ये जो 2 केसेस हैं अभी भी उनके ऊपर वो तलवारें लटक रही हैं, किसी वक्त भी उनके ऊपर और वो बड़े फैसले आ serious सकते issues हैं। हैं, तो पता नहीं, मुझे थोड़ा सा आप कह रहे थे कि दूसरे केसेस में मरियम बीबी का नाम नहीं है, डायरेक्टली नहीं है, डायरेक्टली डायरेक्टर एक आधी कंपनी में शायद हैं, आई कैन बी रॉन्ग, मेरे थोड़ा सा शक सा पड़ रहा है, मगर एक तो वो लटक Unless और एक और भी हो सकता है कि अगर मनी ट्रेल में कहीं इनके अकाउंट्स में गया, आने पे तो जो पैसे है हर तरफ बहुत आने फिरे। पे सबसे ज्यादा खानदान डरता है, क्योंकि पिछली दफा भी वो 2 मिनट लगाते हैं, उन्होंने जितना मांगा नहीं था, उन्होंने बैठने का कहा था, वो लेट गए थे। तो डरता खानदान है पूरा, शरीफ खानदान के ये आ गए तो इन्होंने जो कुछ बयान करना है, और उन्होंने मेरा ख्याल, मेरी इतला ये है, क्लियर भी कर दिया कि मैं यहाँ आ गया तो मैं छुपाऊंगा कुछ नहीं, मैं अपनी जान बचाऊंगा। तो एक मसला तो बहुत बड़ा है। हाँ चले, अब आ जाए अब सेकंड सब्जेक्ट पे। वो है जो इमरान खान साहब ने ब्यूरोक्रेसी का बहुत ज़्यादा बातें की हैं और की है। मैं एक डॉक्यूमेंट देख रहा था, बड़ा मज़ेदार एक आर्टिकल था, उसने लिखा कि पीपल्स पार्टी के दौर 1970s का दौर है जी, और एडवोकेट खुर्शीद हसन मीर साहब न्यूली अपॉइंटेड मिनिस्टर फॉर एस्टैब्लिशमेंट हैं, और वो कह रहे हैं कि हमें एक स्पेशलाइज सिविल सर्विस चाहिए। 34 साल आगे आ जाएं, 2007, यही डॉक्टर इरशाद हुसैन साहब अपनी फाइंडिंग्स 2 साल की स्टडी करते हैं, जनरल मुशर्रफ को कर रहे होते हैं बात, और वहाँ पे केस प्लीड करते हैं कि हमें एक स्पेशलाइज सिविल सर्विस चाहिए। एक और 11 साल फास्ट फॉरवर्ड करें, मई 29, 2018, एहसन इकबाल साहब, तब PML के प्रोफेसर एहसन इकबाल, मिनिस्टर फॉर प्लानिंग और रिफॉर्म, वही भी बात करते हैं स्पेशलाइज मिनिस्ट्री है वो। अब आ जाए जी 2018, ठीक है, अब फिर से वही बात शुरू हो गई, क्या रिफॉर्म्स करनी है, क्या नहीं करने, ये वो। और उसी जब इमरान खान बैठे हुए थे वहाँ और वो एड्रेस कर रहे थे रादर उनको, तो ऐसे ऐसे चेहरे आमिर नजर आ रहे थे जो नैब के दरख्शां सितारे हैं। मैंने रिपोर्ट निकलवाई जो सी ये NRO हुआ था, इनफेमस NRO, उसमें 225 से ज़्यादा टॉप ब्यूरोक्रेट्स हैं जो माफ हुए, पॉलिटिशियन से ज़्यादा ब्यूरोक्रेट्स ने माफ़ी ली थी उसके अंदर। और अब क्या हो रहा है, मेरी एक बड़े सीनियर सिविल सर्विस से बात हो रही थी, उन्होंने कहा जी यहाँ तो या वो प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि अंग्रेज़ आके चले गया, एलीट रहेगी। उन्होंने कहा नहीं, हमारी ब्यूरोक्रेसी में भी एलीट है, वो है डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप जौन सा है। उन्होंने कहा अभी जितने सेक्रेटरीज अपॉइंट हुए हैं सारे उससे ही हैं, और जो बाकी 11 ग्रुप हैं टोटल, जो बाकी 10 हैं वो तो लगता है यतीमों के ग्रुप हैं जिनको कोई पूछने वाला नहीं है। अगर आप DMG तो DMG हैं। और अब जो इमरान खान प्राइम मिनिस्टर की टीम है जो सी पूरी रिफॉर्म्स को ओवरसी कर रही है, देख रही है, गेस व्हाट, नो प्राइजेस फॉर विनिंग, अगेन पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, अगेन DMG। हो क्या रहा है, बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। ये जब मैं लिस्ट देख रहा था NRO वाली 2009 वाले में, इसमें इतने ज़्यादा अफसरान, CDA, NHA, नेशनल हाईवे अथॉरिटी, FIA, और ज़रा नाम देखें, मसलन के एक्स सेक्रेटरी कॉमर्स AR सिद्दीकी साहब, अच्छा प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर जावेद तलत, एक्स सेक्रेटरी फाइनेंस, एक्स चेयरमैन पाकिस्तान स्टील मिल्स, फिर रहमान मलिक साहब अपने एक्स DG FIA, वो चली जाती है लिस्ट। अहमद रियाज शेख साहब, एक्स डिप्टी डायरेक्टर FIA, अहमद सादिक साहब, जावेद अहमद कुरैशी साहब, चीफ सेक्रेटरीज, कोई चीफ सेक्रेटरी है, कोई कॉमर्स सेक्रेटरी है, ये वो हैं जिन्होंने ग्रे एरिया में काम किए हुए, जिनकी जायदादें अब अमरीका में बैठे हुए। एक मेंबर एनवायरनमेंट हैं इस्लामाबाद के, उनकी सिर्फ CDA में इधर साइड पे चले जाएं, शाला दितावरा में 150 कनाल से ज़्यादा ज़मीन है, जिसका मुझे पता है, अब पता लगा है एक बंदे में, नो दैट, भरे हुए हैं। ये ब्यूरोक्रेसी मालिक पता चल रहा है कि इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर जो ये बातें कर रहे थे, उनको ये बताया जा रहा है कि जनाब इस वक्त ब्यूरोक्रेसी बड़ी डरी हुई है, क्योंकि काम नहीं कर सकती। क्योंकि हुआ ये है कि यहाँ पे पॉलिटिशियन, नवाज शरीफ साहब जेल में पड़े हैं, असदारी बख्तरबंद गाड़ियों में आते, कौन कौन सा पॉलिटिशियन, बिजनेसमैनों को हथकड़ियाँ लगती है। हुआ क्या है कि सिर्फ 2 ब्यूरोक्रेट, एक कहा चीमर फवाद हसन फवाद की तस्वीर एक आ गई है, उस पर क़यामत आ गई है, हड़ताल और पंजाब में हड़ताल हो गई। मुझे याद नहीं पड़ता कि कोई ब्यूरोक्रेट, ये भी मुकदमे तो बनते रहते हैं, मगर फिर वो बैचमेट्स आ जाते हैं, सीनियर्स जूनियर्स आ जाते हैं, वो निकल जाते हैं, बच जाते हैं। मेरा ख्याल आप ग्रैंड हाइट वाला हम डिस्कस करेंगे, वो केस आएगा बाद में अभी, मगर इमरान खान साहब बिल्कुल ये कहते हैं कि जनाब मैं डिस्टिंक्शन के साथ क्वालिफाई करते कि जनाब जो तो लोग शरीफ हैं, जो ईमानदार हैं, वो बिल्कुल खैर है, वो है करप्ट डिसीजंस। मगर इस वक्त ये पिछले 10-20 साल में जो जुल्म हुआ है और उसके अंदर ये पार्टनर्स इन क्राइम जो रहे हैं, क्वालिफाई करके करते कि जो बंदे
वाले जिन्होंने ये माल खाया है, जिन्होंने ये गाजरें खाई हैं, उनके पेट से ये गाजरें निकलवाएंगे। वहां पे हम बिल्कुल कोई तफरीक नहीं करेंगे तफ्तीश के अंदर। ये मैसेज देना था। मगर क्योंकि सारी अपॉइंटमेंट्स जो हुई हैं, वो जो पकड़े गए हुए लोग हैं जिन्होंने पकड़े जाना है, वो ही हम इसीलिए इमरान खान साहब ने कहा तो है, प्राइम मिनिस्टर ने, कि 3 महीने ना अभी मुझे दे दें। पर हमें लग रहा था और नज़र आना शुरू हो गया कि ये जो लोग अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, उन्हीं के बैचमेट्स, उन्हीं के कोलीग्स, अब एक 157वें नंबर वाला बंदा अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी लगा लेते हैं, तो पीछे मेरिट क्या रह गया? रिफॉर्म की रिपोर्ट तो बाद में आएगी। अभी हमने आपको जज करना है कि आप किन बंदों को लगा रहे हैं, पोस्टिंग किन किन की हो रही है। अपने हर धरने में, अपनी हर स्पीच में खान साहब यही कहते रहे कि मैं जब आऊँगा तो जितने ये करप्ट ब्यूरोक्रेट्स हैं इनको जो है हम सजा देंगे। तो अब वो बिल्कुल वहाँ से यू टर्न लेते हुए नज़र आ रहे हैं और उनको NRO देते हुए नज़र आ रहे हैं। जो आरिफ खान है, जो अपना सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट आए हैं, वो फवाद के जो है बेहतरीन चहीते रहे। पहले वो पंजाब गवर्नमेंट में रहे हैं, फिर इनको गिलगित बल्तिस्तान भेजा गया। हाँ जी, और उसके बाद जब के इसके आज़ाद जम्मू कश्मीर के इलेक्शंस थे तो उनको वहाँ पे लगाया गया। तो वो तो सारे उनके अपने चहीते वही लोग लग रहे हैं जो उनके पहले ग्रुप में शामिल थे। काशिफ, क्या हैज द प्राइम मिनिस्टर बीन टेकन फॉर अ राइड अगेन बाय द ब्यूरोक्रेसी? I have a slightly different view than all of you, but it's just a view. मेरा ख्याल है कि प्रॉब्लम्स बहुत, मैं हमेशा से कहता रहा हूँ कि हमारे मुल्क का असल मसला ये ब्यूरोक्रेसी। ये जो ब्यूरोक्रेसी, मैं आज भी एक ब्यूरोक्रेट के साथ, और हम जो दोपहर को किसी जगह हम बैठे जब इस पे बात हो रही थी, उनका खौफ क्या है? ये चीज़ शुरू हुई KP में, क्यों एहतसाब जो कमीशन था वो ख़त्म हो गया, कि उन्होंने छोटे हर जगह से फाइलें उठा के ले जाते। अब काम अगर रुक जाएगा, अगर ब्यूरोक्रेसी काम नहीं करेगी तो आपका स्टेट काम नहीं कर सकता। सो यू हैव टू कीप दिस इन माइंड कि चोर, अब जैसे आपने 1 कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू की बात की, देखिए ये हमारे यहाँ बन ही नहीं सकती अगर CTA का चेयरमैन या कोई रली मिली इसके अंदर ना। आज FIA ने क्लीन बिल ऑफ हेल्थ का दे दिया है। FIA ने, अच्छा बेहतरीन रिपोर्ट है, FIA ने कोर्ट को कहा है हमारी जो पहली टीम थी उसको सर्टेन डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले। कौन से? शुरू के जी मास्टर प्लान में चेंज हुआ था वो नहीं मिले। अब उन्होंने एब्सोल्युटली ना बिल्ड, ये वही बिल्डिंग है जिसमें हर मेंशनेबल पॉलिटिशियन का अपना अपार्टमेंट है, सब कुछ, और दोनों साइड्स but they bought these apartments, let's be fair. I know a lot of people who bought these, politicians, bureaucrats. lot of people did not. अभी उन्होंने जब अदालत में मंगवाया गया था, उन्होंने कहा जी आए तो सही किस किस के हैं और किसने किया। आधे से ज्यादा आए ही नहीं है, वो रसीद ही देने के लिए तैयार नहीं। किसी ने 10% दिया हुआ है, किसी ने 20% दिया हुआ है, मनी है, मगर काफी सारे सही कह रहे हैं यहाँ पे। मगर अदालत का जो स्टांस, जो पहले फैसला आया हुआ है, उन्होंने ये कहा है कि खरीदने वाले की भी जिम्मेदारी होती है कि वो चेक कर लेता है कि आया इनकी ये कानूनी चीज है या नहीं है। टोटली ये नहीं डाला जा सकता के बगैर बिल्डिंग बनने का प्रोसेस शुरू ही नहीं हो सकता। आज उन्होंने कहा, जिन ब्यूरोक्रेट के साथ में दोपहर में उन्होंने कहा जी जो लोग खुड्डे लाइन लगे हुए थे ना पिछले 5 साल से, आज वो भी काम करने को तैयार नहीं। उन्होंने कहा जी हम जाएं किसी कागज पे दस्तखत करते हैं, इन गुड फेथ दस्तखत करें, बाद में मथे लग जाएगा आके को तुमने इस पे दस्तखत किस लिए किया। उन्होंने कहा जी हमने अच्छी नहीं, वो बिल्कुल लेजिटिमेट है, वो जगह है। नहीं, माय पॉइंट कि वो जो पहले खुडे लाइन लगे हुए थे और जिनके साथ ज्यादती हुई थी, उनको नजर आ रहा है कि अभी भी वो खुडे लाइन लेंगे, क्योंकि घोड़ों और गधों को इकट्ठा आज इमरान खान साहब ने कर दिया है। डिस्टिंक्शन ये नहीं ड्रॉ की कि जो अच्छे अफसर हैं या ईमानदार अफसर हैं उनके साथ ये रियायत बरती जाएगी, जो बेईमान हैं या जिनके केसेस रेफरेंस के लेवल पे हैं, ये नहीं कि इल्जामात हैं, अगली स्टेज के ऊपर हैं, वो है। दूसरा छोटा सा कि वो जो मेरा ख्याल है जो KP का एहतसाब प्रोविंशियल कमीशन नहीं चल सका था, उसकी बुनियादी उसके अंदर गलती ये मेरा PTI ने की थी कि प्रोविंस के अंदर जब ये बनाते हैं आप, तो फिर वो जो भी एक्शन करते हैं वो चीफ सेक्रेटरी पे या चीफ मिनिस्टर पे इल्जाम लगता था कि ये विच हंटिंग हो रही है। तो वो मेरा एज एन आइडिया फेल था। देखिए सबसे पहले इस 2 मैं कैटेगरीज में इस ब्यूरोक्रेसी को डाल, एक वो लोग जो 2 नंबरी करते हैं, बिल्कुल सही बात, उनको पॉइंट आउट भी करना। मैं चीफ मिनिस्टर साहब का, मुराद अली शाह साहब का इंटरव्यू कर रहा था पिछली गवर्नमेंट में, तो मेरे पास एक आदमी ने प्ली बार्गेन की, पैसे नैब को वापस किए, उसको इतनी लुक्रेटिव पोस्ट पे लगाया हुआ। मैंने कहा जी एक आदमी जो 2 नंबर है आप उसको पॉइंट कर कैसे सकते हैं? उन्होंने कहा आपका लॉ कहता है वंस आपने, मतलब मैं अगर पैसे बनाऊं और पैसे बना के बच जाऊं तो कोई गल नहीं, पकड़ा जाऊं पैसे वापस करो और वापस उसी जगह सारे नहीं, उसमें भी आप प्ली बार्गेन में कम देके बच जाते हैं। ये आपको अपने सारे मेरे सबसे बड़े भाई बहुत सीनियर ब्यूरोक्रेट थे, छोड़ के, उससे मेरी बात हो रही थी,
उन्होंने कहा यार हम बहुत ज़्यादा काम ग्रे एरिया में करते हैं, जहाँ पे हमारे पास डिस्क्रेशन होती है टू हेल्प पीपल। कई बारी प्रोसेस तेज़ करने के लिए आप करते हैं तो आप नीयत ठीक होती है, लेकिन आप कई बारी लॉस के ऊपर करते हैं चीज़, और अगर आप वो भी ख़त्म कर देंगे तो फिर आपकी फाइलें और नहीं चलेंगी, अंडरस्टैंडेबल। लेकिन अगेन वही बात है, गुड फेथ में और चोरी में फर्क करना पड़ेगा। लेकिन जो आमिर बात कर रहा है, हम नसीम वहाँ से भी शुरू कर सकते हैं कि अगर ये अपॉइंटमेंट्स करें, यहीं से स्टार्ट कर दें कि जो जिनके ऊपर नैब की कोई इंक्वायरी है उनको भी ना कोई की पोस्टिंग दें। आप इतने अफसरान जी हैं, बिल्कुल, मतलब ये नहीं कि मुक्के न सारे चेंज यही आएगी, बल्कि बड़े यंग ऑफिसर्स इस वक्त लॉट में मौजूद हैं, उनको आप यंग ऑफिसर्स को लेके आए और जिनके ऊपर इल्ज़ामात हैं या जिनके रेफरेंसेस दायर हो गए उनको पीछे लेके जाएं, जो पुरानी लॉट चली है। मेरे एक बहुत सीनियर ब्यूरोक्रेट से बात हो रही थी, उन्होंने कहा यार आप अपने प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे तो 4 स्टेप्स डिस्कस कर लें, मैं आपकी भी राय लूँ। उन्होंने कहा कि रॉकेट साइंस नहीं है ब्यूरोक्रेसी को ठीक करना। उन्होंने कहा जी एक स्टेप ये है कि आप इंडक्शन के ऊपर इतनी इसको ल्यूक्रेटिव बनाएं फाइनेंशियल अदरवाइज कि बेस्ट एंड द ब्राइटेस्ट आपके पास हैं जो आएँ। आपके जो से पेज हैं वो मार्केट सैलरीज को रिवाइज करें, जो पे करें, ताकि आपके पास वही लोग आए जो लंप सम सैलरी दें, ये फ्यूल शूल सारा निकालने वाले। जी तीसरी सॉलिड सिक्योरिटी ऑफ सर्विस और टेनर दें कि अगर आप आए हैं तो आपकी टेनर जो सीधा सेफ है वो आपकी है। और जो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ DMG वगैरह और पुलिस सर्विस के उन्होंने ख़ास तौर पे कहा कि ये इंडिया में भी यही होता है। उनका कि वो तब तक जब तक सिविल सर्विस वाला कम से कम कमिश्नर के रैंक का ना हो और पुलिस अफसर जो है वो DPO के रैंक का ना हो, तब तक अपने सूबे में उसको पोस्ट ना करें। इस सीनियर लेवल पे लाएं तब डीपोलिटिसाइज होगी। इस तरह का आखिरी बात है ना मैं इसमें कि सूबे में ना लगाने वाली, कि अभी गवर्नमेंट ने पॉलिसी दी है कि जो पहले 10 साल का कहा था फिर 5 साल पे कह दिया कि जो 5-5 साल से एक ही सूबे में एक जगह पे रह रहे हैं उनको हटाया जाए। ऑलरेडी वहाँ पे सिफारिशें शुरू हो गई हैं कि जी ये फलाने का रिश्तेदार है, ये फलाने का रिश्ता है, इसको इस बहाना करके इस तरह निकाल लें, टेक्निकल ग्राउंड्स कि इसको इस्लामाबाद में डाल लें या किसी को इतना भेज दें। वहाँ काफ़ी वही पॉलिसी बनाना एक और है। हम इंतज़ार कर रहे हैं, जो आप तजवीज़ दे रहे हैं बड़ी अच्छी दे रहे हैं, पर हम इंतज़ार कर रहे हैं कि इनकी रिकमेंडेशन आ जाएँ तो फिर हम बात करेंगे। हालांकि हमारी होप्स नहीं है इस तरह के 10 कमेटी जिससे साहब खुद 2006 में पहले जो है बना चुके में है वो भी नहीं हो सका। डॉक्टर आपस की बात है, ये बताएं डॉक्टर साहब, जब मुशर्रफ के जमाने में भी 4 साल रहे थे तो क्या किया था रिफॉर्म्स में? कुछ भी नहीं किया। पहली कमेटी का भी कुछ नहीं बना था, मगर हम फिर भी इंतजार कर रहे हैं कि चलो देख लेते हैं क्या ये उसमें से बिल्ली निकालते हैं थैले में से, तो फिर उस बिल्ली का ऑपरेशन करेंगे। मगर जो चीज़ें नज़र आ रही हैं कि जिस टीम ने वो बनानी और इम्प्लीमेंट करने हैं, जो ऑलरेडी आप फैसले कर रहे हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं करवा रहे, कुछ समथिंग जो है ना कहीं कुछ ना कुछ खराबी नज़र आ रही है। मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर की एडवाइजरी में उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो ऑलरेडी, मुझे ये शक पड़ता है कि ही इज बीइंग इल एडवाइज्ड, उन लोगों से एडवाइस ले रहे हैं जो कि शामिल हैं, जो कि कॉम्प्लिसिट हैं। वो कहते थे कि आप कभी भी ऐसे बंदे से एडवाइस ना लें जो उस एडवाइस का डायरेक्ट इफेक्टिव हो या बेनिफिशियरी हो या उसको नुकसान हो। तो अगर देखिए फिर प्राइम मिनिस्टर करे क्या? किससे पूछे ब्यूरोक्रेसी पे, अगर ब्यूरोक्रेसी वालों से नहीं पूछना तो उनका एरिया भी उन्हीं का है। मैंने ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म्स पर एक बात कर लूँ। तारिक सहगल और ख्वाजा आसिफ साहब ने मुझे मेहल सहगल साहब ने बताया था कि ब्यूरोक्रेसी के रिफॉर्म्स पर, नहीं ख्वाजा साहब ने कहा था 90s में एक पेपर लिखा था, उस वक्त से एक कोशिश हो रही है कि ब्यूरोक्रेसी को रिफॉर्म किस तरह करना। मैंने आपको बताया ये भुट्टो साहब के जमाने से हो रही है, 70 से हो रही है और अभी तक हर एक की कोशिश 38 रिपोर्ट्स और बीच में तो 11-12 तो बड़ी हैवी वेट रिपोर्ट। सबसे ज्यादा टाइम रिपोर्ट बनाने से लगता है, उसकी इंप्लीमेंटेशन में इतना जोर नहीं लगता। आप ठीक कह रहे हैं कि खान साहब ने 2 ब्यूरोक्रेट्स अपने करीब के लाए, ये उनकी मर्जी से, उनकी मशवरे से हो रहा होगा। फेयर टू द प्राइम मिनिस्टर, फिर किससे पूछे? अगर ब्यूरोक्रेट मशवरे से किया होगा, सीधा जाके मेरा ख्याल वहां से ही कुछ सिलसिला बन जाए तो बन जाए। मुझे यहाँ ही नजर आ रहा है कि जिस तरह के बंदे हैं ना, ये वहां से काम नहीं चलने वाला। कल तो वीजा पे जाएगी, फिर नहीं समझो पाए मसला। देखिए मैं फिर ये कहूंगा कि अगर DMG के ग्रुप से बाहर अगर कमेटी बना ले 4-5 लोगों जिसमें दूसरी सर्विसेज भी हो, इससे देखें डायरेक्शन तो है। मैं मेरे लिए अच्छी बात यह है कि हम सारे बड़े अरसे से ये कह रहे हैं कि बाबू इस मुल्क के मसाइल में से एक है, और सब नहीं लोग गुस्से में आते जी आप सारी DMG को कह रहे हैं, सारों को नहीं कह रहे, सारी ब्यूरोक्रेसी को नहीं कह रहे, बट वी ऑल नो ब्यूरोक्रेसी हैज प्रॉब्लम्स। ब्यूरोक्रेसी में बहुत से मसाइल हैं। सो करेंगे कि सबसे पहले डीलिंग करें साफ लोग कौन से हैं, सीरियस केसेस किस पर, सीरियस केसेस अगर इंक्वायरी है या रेफरेंसेस है। मुझे लगता है कि इंक्वायरी और रेफरेंसेस वालों को थोड़ा सा साइड पे रखें, यू हैव टू मूव फॉरवर्ड। और मेरा ख्याल ये है कि ब्यूरोक्रेसी रिफॉर्म होनी चाहिए। देखते क्या करते हैं इशरत हुसैन साहब, कुछ ना कुछ तो सामने आएगा ना।
उसमें वो कह रहे हैं कि पोस्टमार्टम करेंगे इसका सारे, और हो सकता है कोई बेहतर डायरेक्शन में चल पड़े। आपको याद होगा मुशर्रफ साहब के दौर में एक एनआरबी बनी थी जिसका काम था ये सारे रिफॉर्म्स लेकर आना। पुलिस के रिफॉर्म्स का अगर आप पेपर पढ़ें, जो पुलिस ऑर्डर 2002 का ओरिजिनल पेपर था, बहुत अच्छा पेपर था। वो तो परवेज इलाही साहब ने जाके कहा जी हम पुलिस निकल गई थी, फिर इलेक्शन कौन जीतेगा, पॉलिटिक्स किस तरह करेंगे, तो फिर पुलिस को दोबारा पॉलिटिसाइज करने के लिए बहुत सी चीजें बड़ा कुछ हुआ। उसका जो लोकल बॉडीज में था, उसका लोकल बॉडी का सर्विस कार्डर ही अपना था, वो भी नहीं बनने दिया गया। वो फिर भी थोड़े से मैं समझता हूँ बेहतर रिफॉर्म्स उसमें कुछ ना कुछ चीजें हो गई थी, पुलिस रिफॉर्म्स के अंदर बेहतर कुछ चीजें, काफी इतराजात हैं। मगर जस्ट टू ऐड टू व्हाट काशिफ हैज सेड कि बात यह कि पहले तफ्तीश करा लें आखिरी महीनों में 30, 40, 22वें ग्रेड की, और विद डिज़ाइन एंड प्लान फाद एंड टीम ने करके गए थे कि आइंदा 10 साल तक हमारी टीम रहेगी, अगर हमारी गवर्नमेंट नहीं भी रहेगी तो ये लोग बचाएंगे। ये बाय डिज़ाइन ये किया गया है। तो पहले पुरानी तफ्तीश करवा लेंगे, पिछली प्रमोशनें जो हुई या लोगों को प्लेस वो मेरिट पे हुई कि नहीं, वेरी मेरिट पे हुई या नहीं है, उसके बाद अब अपनी अपॉइंटमेंट्स करें। एफबीआर में जब प्रमोशंस 22वें ग्रेड में भेजना था तो 2-3 लोगों की कुछ जिम्मेदारियां लगाई गई थी एफबीआर में, और बाकियों को ये कहा गया था कि अगर आप ये काम नहीं करेंगे जो डिमांड गवर्नमेंट इलीगल कर रही थी कुछ केसेस ड्रॉप करने की, तो आपकी प्रमोशन नहीं होगी। 15वें और 16वें नंबर वाले बंदों को प्रमोट किया गया 22वें ग्रेड में, जो लिस्ट में 15वें और 16वें नंबर पे थे, और ये वो लोग थे जो राइट हैंड मैन थे उस वक्त की एडवाइजर्स के और वजीरों के, और जो पहले के लोग थे उनको पहले से कह दिया गया था और उनको ये धमकियां दी जाती थी कि भाई अगर आप ये काम नहीं करेंगे, 4 केसेस मैं पहले भी कहता रहा हूं, उनको कहा गया था कि ये केस ड्रॉप करें आप इनके खिलाफ। सो ये प्रमोशंस आप रिव्यू करें। मुझे मैं नहीं जानता कि इसका लीगल स्टेटस क्या है। लीगल स्टेटस क्या, आप 3 महीने के अंदर जो है 3 बोर्ड कर ही नहीं सकते। आपने 2-2 साल, 3-3 साल एक बोर्ड नहीं प्रमोशन का हुआ, और फिर 3 महीने के अंदर 3 सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो ये खकान अब्बासी साहब के आखिरी मौके पे जो सी ग्रेड 22 की प्रमोशंस हैं, दे मस्ट बी रिव्यूड, दे मस्ट। मैं आपको एक छोटा सा डॉक्यूमेंट है कि 2014 में एक SRO, नोटोरियस SRO हुआ था, जो उसमें 65% सीटें टॉप पे उन्होंने DMG ने अपने आप को दे दी थी, और बाकी 35% बाकी 11 ग्रुपों में बांटी थी। ये है हाल, और वही बैठ के अब सिर्फ इनको अपना एडवाइस करें, सब कुछ करें। इससे बात और करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ जी, वेलकम बैक टू द शो। मैंने प्रोग्राम के शुरू में आपसे बात की थी कि फॉरेन ऑफिस की भी कुछ बात करनी, लेकिन पहले जरा ये मैं बाबू की बात कर रहा हूँ। ये एफबीआर के भी हम ब्रेक में बात कर रहे थे, जरा नाज़रीन से शेयर करें प्रमोशन। मैं सिर्फ बताना चाह रहा था मालिक कि पहले किस तरह की ये प्रमोशन कैसे होती रही है। ये एफबीआर के सुप्रीम कोर्ट में सुना गया था, वहाँ से इंसाफ फिर मिला था कि आउट ऑफ द वे जाके बोर्ड एक उनको उन्होंने प्रमोशनें 22वें ग्रेड की कर दी। बोर्ड के अंदर जिनकी कोई वहाँ बैठने की ज़रूरत नहीं हो सकती थी, फॉर एग्जाम्पल ख्वाजा ज़हीर साहब को बैठा लिया गया, उसमें इसहाक डार साहब बैठ गए, अपनी मर्जी के बंदों की प्रमोट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि ये आपने देखे, इसके लिए लाजिम है कि जिस डिपार्टमेंट के आप कर रहे हैं प्रमोशन, एफबीआर, उसका हेड कहाँ है? उन्होंने कहा जी वो तो दुबई में था असल में। उन्होंने कहा तो फिर उसकी एडवाइस नहीं चाहिए थी कि उसके अफसरान को आप तरक्की कर रहे हैं? उन्होंने कहा जी हमने टेलीफोन पे उनसे बात कर ली थी। उन्होंने कहा आपने ये 60-70 केसेस जो हैं सारी फाइलें टेलीफोन पे कर ली थी? उन्होंने कहा जी सारी कर ली, टेलीफोन बड़ा अच्छी चीज़ है, उस पर कर ली थी। ये एक मेजर ग्राउंड था जिसमें ये साकिब नसार साहब ने ये फैसला सुना है। उन्होंने कहा यार खुदा का खौफ करें आप, ये किस तरीके से उन्हीं अफसरान की जो सुप्रीम कोर्ट पे प्रमोशन हुई, अब उनको साइड करके जैज खान साहब को ऊपर लगा दिया गया। उसका हारून अख्तर साहब को स्पेशली इस काम के लिए लाया गया था। उनकी अपनी मनी लॉन्ड्रिंग के बड़े सीरियस, ये जो आप इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट थी कि जनाब इनकी इतनी ट्रांजैक्शन हुई भी थी करोड़ों की, उन्होंने एज एडवाइज़र लग के एफबीआर में अपना केस क्लियर करवा लिया। उसको बजाय इसके कि उसको खुलवाते कि वो कैसे हुआ, उन्होंने मायूं अख्तर साहब को जो ना MNA की टिकट दे दी है। फिर ये कहते हैं जी 3 महीने PTI वाले के हमें दे दें, हमें अभी कुछ ना कहें। हमें भाई कोई नजर तो आए, वो 4 फेमस केसेस क्या थे जो एफबीआर में बड़ा प्रेशर डाला था जिन पे? देखिए एफबीआर ने कहा कि हम हमारी डोमेन आप हिंट भी दे दें, नाम ना भी लेना चाहे हिंट भी दे सकते। नहीं हिंट क्यों नाम ले लेते हैं, बताएं उनके केसेस हैं, आपको जाके फाइल देखना बताएं ना जरा। देखिए उसमें 4 केसेस ये थे। एफबीआर कहती है कि हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि अगर कोई बड़ा पैसे नजर आए जिसकी कोई अकाउंटेंट उसका अकाउंटेंसी ना हो, तो हम उनको फिर एक रेफरेंस एक नोटिस भेज देते हैं कि आपने इसके ऊपर टैक्स दिया कि नहीं दिया।
तो अयान अली सबसे पहला केस था जिसको नोटिस दिया गया। अयान अली याद रखिएगा, ठीक है। ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत अयान अली नहीं भूलती पाकिस्तान। उन्होंने कहा जी इतने $1 मिलियन या इतने लाख डॉलर आप लेके जा रही थी, आपने इसके ऊपर टैक्स भरा है? अगर नहीं भरा तो इतने तो पकड़े गए ना, इसके ऊपर आगे में टैक्स देने। एक वो केस था, एक नजम सेठी साहब को, और एक कोई फोम मैं उसका नाम क्योंकि मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, तो वो ये 4 केसेस है जिसका प्रेशर असल में डाला गया उन पर। उन्होंने कहा कि अगर आपको 22वें ग्रेड में जाना है तो ऊपर से ऑर्डर है ये केस आपको खत्म करने पड़े, अयान अली समेत। बाय द वे वो कहते थे ना बड़ी लड़ाई है, आप चोरियां पकड़ेंगे इनकी, तो ये चारों केस खत्म करवाए गए थे और हो भी गए। हाँ जी, हो भी गए। वो इसलिए जूनियर आदमी नीचे से लगाए गए थे, जिन लोगों ने खत्म किया वही 22वें ग्रेड में गए थे, फिर प्रमोशनें वो रुक गई। इसीलिए हमारा इतराज है कि आजम खान साहब बड़े अच्छे आदमी होंगे, मगर वो 21वें ग्रेड में भी 37वें नंबर पे या जूनियर बंदे को जब बहुत उस पर लगाएंगे तो फिर ये वो ऐसे काम करेगा जिस तरह की ये तकरीरें इमरान खान से करवा रहे हैं, इनसिक्योर होगा। अगर ईमानदार आदमी भी सारी जिंदगी लंदन में गुजार के आए हो आप, अब आगे पाकिस्तान में नौकरी कर रहे हो, वहां पे चीजें होती हैं। ये पहले ब्यूरोक्रेसी क्यों कर रहे हो? पहले वापस में आए, क्यों आए वापस? नहीं, पहले तो वापस आप लोगों की मोहब्बत में आए हो, आपने मुझे आज बुलाया, थैंक यू वेरी मच। आप जैसे माशाल्लाह स्टॉलवर्ड एंकर्स के साथ बैठा हूँ मैं, थोड़े थोड़े पसीने भी वहाँ ये ब्यूरोक्रेसी में कभी सुना है? नहीं, वहाँ तो पता ही नहीं चलता कि आपके इलाके का SHO कौन है, वहाँ पे SP कौन है, IG कौन है, कोई चीज़ पता ही नहीं चलता। एक दो मैं आपको छोटा सा वाक़या बताऊँ कि आर्मी चीफ थे वहाँ पे, वो किसी महफिल में आए और उन्होंने एक निजी TV चैनल को इंटरव्यू दे दिया कि जो हमारे उस वक्त मौजूदा आर्मी चीफ थे राहिल शरीफ, उनकी तारीफ़ कर दी। तो यहाँ से जो है वो टेलीफोन वहाँ जाना शुरू हो गया कि आर यू श्योर ही इज़ द चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ फॉर ब्रिटेन। तो वहाँ तो इतना भी नहीं पता होता, उन्होंने पहले कंफर्म किया कि यार ये वही बंदा है। तो वहाँ पे तो इन चीज़ों का बिल्कुल नहीं पता चलता, बिल्कुल मेरिट के ऊपर वहाँ पे हर चीज़ होती है, कोई करप्शन नहीं है। छोटी मोटी होगी, हर जगह होती है, हर मुल्क में होती, लेकिन सिस्टम वहाँ पे बना हुआ है ऐसा, वहाँ पॉलिटिसाइज नहीं करते। वहाँ पे आप देख लें कि अगर छोटा सा इल्ज़ाम लगा था अपना इस डेविड कैमरॉन के ऊपर, तो वो इस्तीफ़ा दे के चला गया। उसने कहा कि ये जो मैंने ब्रेग्जिट करवाया है और मैं नर्व को समझ नहीं सका पब्लिक की, वहाँ की बात छोड़े, वहाँ तो एक मिनिस्टर ने हाउस ऑफ लॉर्ड्स में आके माफी मांग ली थी। वो क्वेश्चन रिजाइन कर नहीं, रिजाइन कर दिया था। ही अपोलोजाइज कि उन्होंने क्वेश्चन पूछा, वाज नॉट देयर टू आंसर, रिजाइन किया और रिजाइन करके चला गया वहां से। जी, और आप थ्रीसा में होम मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ा था, वो जो बहुत बूढ़ा सा था, मुझे उसका नाम याद नहीं है, क्योंकि उसने अपनी नवासी की गवर्नेंस के वीजे के लिए को एक्सपेडाइट करने के लिए सिफारिश की थी। एक उससे बड़ा वाकया ये कि थ्रीसा मे को आपको पता है कि जो प्राइम मिनिस्टरशिप मिली थी, तो उसने कहा कि ये तो मुझे बिल्कुल जो है वो भिखारियों की तरह मिली है। उसने जो है वो वहाँ पे री इलेक्शन कॉल किए हैं और इलेक्शन जीत के वो फिर दोबारा आई। तो वहाँ पे तो ये नॉर्म्स जो है वो बहुत लंदन से आके मेरा दिल खराब करते तो गोले जो है ना वो दिल खराब चले गए, करता है। औलादे यहाँ जो छोड़ गए उन्होंने घंटा डाला है यहाँ पे। अच्छा, वी डाउन टू आवर लास्ट 3 मिनट्स। हमने कुछ काफ़ी चीज़ें इस पे की, अगर हम इसको सम अप करें, विल स्टार्ट विद यू आमिर। क्या करना चाहिए प्राइम मिनिस्टर को? 22 ग्रेड की प्रमोशंस हुई हैं इनके आखिरी दिनों में, 21वें ग्रेड की भी 21-22, ये सारा रिव्यू करना चाहिए। बिल्कुल रिव्यू करना चाहिए, क्योंकि वो बाय डिज़ाइन की गई थी, विद एजेंडा की गई थी कि जनाब ये आइंदा 10 साल तक यही लोग रहेंगे, पहले उसकी तफ्तीश करवा लें और फिर अच्छा है हम रिफॉर्म्स के भी क्योंकि रिकमेंडेशन आ रही है, मगर वंस वो आ जाएं तो सिर्फ पॉलिसी ना बनाएं, उसको पब्लिक करें, फिर वो उसको पार्लियामेंट में डिस्कस करें, हमें भी मौका दे के हम बताएं कि जनाब ये इस पर पब्लिक उसको बताए कि जनाब अच्छी चीज़ क्या है, बुरी चीज़ है। इसको एक ऑर्गेनाइज तरीके से, इस तरह हैपैजिडली नहीं है कि आप तफरीक किए बगैर सारों को कह दें कि जो कुछ करें, डरे ना। मैं आपको नहीं है, चोर को डरना चाहिए, डिटरेंस होती है। अगर आप नहीं किसी चोर को ये डरा के रखते कि जनाब, तो कोई आइंदा फिर फ्री अबैंडन के साथ चलेंगे। लेकिन मुझे एक चीज पहले हमें ये माननी पड़ेगी कि हर चीज का एक मिजाज बन गया इस मुल्क में। पिछले 60-70 साल में हमने बतदरीज इदारे खराब किए हैं, गलत लोग लगाए हैं, गलत लोगों को गलत आदतें डाली हैं। हमने उनको कहा तू काम करेगा तो ऊपर जाएगा, नहीं करेगा तो मैं तेरी प्रमोशन नहीं होने दूंगा। इस तरह की जो हमारा कल्चर बन गया है, उसमें आपको 2-3 चीजें काम करनी। पहली, आइडेंटिफाई करें प्रॉब्लम्स क्या है। देखिए, किसी को डरा धमका के, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी रुक गई, मुल्क रुक जाएगा। लेट्स एडमिट हर कोई बुरा नहीं है, बिल्कुल सही, बिल्कुल उसमें बहुत अच्छे लोग भी हैं, बड़े काबिल लोग भी होंगे, साफ सुथरे ज्यादा लोग अच्छे हैं, लेकिन मसला यह है करप्ट का नेटवर्क होता है। आप अकेले ईमानदार हो सकता है, करप्शन आप अकेले नहीं कर सकते, तो इसलिए वो खामोशी से बैठ जाता है और वो कहते हैं ईमानदार अफसर साइड में चुप बैठ जाता है। यार डिफिकल्ट आदमी है, रिजिड है, कोऑपरेटिव नहीं है। एक और बात भी बताऊं आपको, एक और प्रॉब्लम भी है। क्लोजिंग ड्यू हो रही है लास्ट, आपने ब्यूरोक्रेसी में सुना होगा, वो कहते हैं
या चोर है जरा शरीफ आदमी हो वो काम नहीं करता, वो फाइलें आगे नहीं जाने देता, बिकॉज वो डरता है। नहीं है ना, वो गो गेटर नहीं है। सर, लेकिन वो और डरता पैसे भी नहीं है, बाद में इंक्वायरी में छूटने के लिए रूल्स नहीं मैटर करता। आमिर थैंक यू वेरी मच, काशिफ थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। वेरी क्विकली मैं इतना कहूँगा, एक तो रिव्यू कर लें, और हमने 4-5 चीज़ें मैंने पढ़ के बताई थी, मेरे ख्याल में वो प्रेडिक्शन है, लेकिन सिंपल चीज़ है, एक कमेटी बना लें प्राइम मिनिस्टर जिसमें सिर्फ DMG के ना हो, 3-4 रिटायर्ड अब टॉप ब्यूरोक्रेट्स लें जो 4 सर्विसेज के हों, उनकी ओपिनियंस ले लें, उस पर कमेटी बना लें, कमीशंस छोड़ें, स्पेशल टास्क फोर्स की ज़रूरत नहीं है, बेसिक्स ही बात है, गोइंग बैक टू द बेसिक्स। लेकिन अगेन एक बात है, ज़ीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन, ज़ीरो टॉलरेंस फॉर कंट्रोवर्सी एंड ज़ीरो टॉलरेंस फॉर पीपल जिनके माजी के ऊपर या हाल जो प्रेजेंट है इस पे दाग है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।